नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए। और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख होता है यह कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो यह तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है और इनका इतिहास निकालें। हर भारतीय हिंदू चाहता था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अरविंद केजरीवाल की सोच यह थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब बनने लगा तो गिरगिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए, रंग बदल लिए, कहने लगे ये ठीक ही हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिले, नौकरियां मिले, और एक फिल्म आई, तो यही अरविंद केजरीवाल इतनी नफरत करते हैं हिंदुओं से, कहते हैं यह झूठी फिल्म है। हिंदू प्रताड़ित नहीं हुआ। आज इस मंच से यह कहना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने संविधान को तार-तार किया है। हर उस हिंदू की भावना को आपने आहत किया है जो यह मानता है कि उसके रोम रोम में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण का अंश है। और आपको पूरे भारत से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। हम यह भी मांग करते हैं कि आप ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है,
जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर, तुरंत बर्खास्त करें। जो शपथ आपने ली है संविधान की, समय आ गया है, आप अग्नि परीक्षा दें। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं, लेकिन यह जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। और केवल दिल्ली की नहीं, भारत की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। अरविंद केजरीवाल जी, यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, यह रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए यह अभिशाप है। और मैं एक बात और कह दूं, आप केवल नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। यह देश कानून से चलता है। कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जो देश में और दिल्ली में सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच में, हर नागरिक के बीच में सौहार्द बना रहे। जो कृत्य आपने करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दंडनीय है, ये एक अपराध है, क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कोई मुद्दा उठाती है तो उसको निष्कर्ष पे लेके जाती है। जो अरविंद केजरीवाल जी आपने जहर उगला है, यह एक काला अध्याय की तरह याद किया जाएगा और आपको जनता माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। As I said earlier, all steps required to ensure that peace, tranquility, brotherhood remains intact, not just in Delhi but in India, will be taken by the Bharatiya Janata Party. It is not a voluntary act. It is the responsibility of the Bharatiya Janata Party to do so, and we assure the citizens of the country every effective step, legal, political, will be taken to ensure that Arvind Kejriwal does not dare to spew venom against the Hindu community and is not able to disturb peace, tranquility and brotherhood that prevails in our country and especially in Delhi. सीधा प्रसारण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खास तौर पर जो आज एक मामला आया है दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जो शपथ लेने संबंधी वीडियो जो उनका वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की शपथ लिया, उसके बारे में खास तौर पर केजरीवाल की सरकार पर गौरव भाटिया हमला कर रहे थे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तुरंत इस मंत्री को हटाना चाहिए। और साथ ही उनका आरोप यह भी है कि केजरीवाल दोहरा मापदंड अपनाते हैं और कई बार नकली तौर पर हिंदुओं को पूजा करने की, हिंदुओं के देवताओं की पूजा करने की कोशिश भी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा हमला, आगे हम दिखाते रहेंगे इससे जुड़ी खबरें, लेकिन
अब हम इस वक्त में कुछ ऐसी खबरें देखेंगे जिन पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और खास मेहमान भी। सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गैंगटोक में डेयरी कॉन्क्लेव में ले रहे हैं हिस्सा। भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। वहीं शाम को असम में अमित शाह पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में भी होंगे शामिल। दिल्ली शराब नीति मामले पर ईडी की फिर से बड़ी कार्रवाई। 35 से ज्यादा जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने की है छापेमारी। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर जिला अदालत सुना सकती है फैसला। मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली महिलाओं ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग की थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दी जानकारी। मेडन फार्मास्यूटिकल का कफ सिरप भारत में नहीं हुआ था सप्लाई। कंपनी ने केवल गैम्बिया को सिरप का किया था निर्यात। सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मांगी विस्तृत जानकारी। गैम्बिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत से जुड़ा है मामला। और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर योगी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों के गड्ढे भरकर गड्ढा मुक्त करने का दिया निर्देश। सड़क के बीच में बने गड्ढों से राज्य में हो चुकी हैं कई दुर्घटनाएं। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले आज की जो खास चर्चा है उसी की शुरुआत करते हैं और वो हमारी चर्चा है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में छापे। तो ईडी ने यह फिर से कार्रवाई की है। दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश के 35 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के छापे। मामले में पहले ही कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। और ईडी इस मामले में तीसरी बार कर रही है छापेमारी और अब तक अगर देखा जाए तो करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है कुल मिलाकर। इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर हो चुके हैं गिरफ्तार। शराब घोटाला केस में 17 अगस्त को दर्ज की गई थी एफआईआर और इस एफआईआर में सीबीआई के मुताबिक आप नेता विजय नायर ने धांधली में निभाई थी अहम भूमिका। इसमें खास तौर पर आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और बिक्री को चंद कंपनियों तक ही सीमित करने की धांधली है। मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी हो चुकी है छापेमारी और उनका नाम आरोपियों में भी शामिल है सीबीआई के आरोपियों की लिस्ट में। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर सवाल उठने के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश और उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर शुरू किया था तलाशी अभियान। और शराब घोटाला सामने आने पर केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में वापस ले ली थी नई शराब नीति। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है तो क्या दिल्ली में नई शराब नीति मामले में हुई थी बड़ी धांधली और अब खुल रही है इसकी परतें। इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह के पास जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, आज तीसरी बार ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में क्या कुछ खास एंगल है क्योंकि हम जानते हैं इस मामले में 2 बड़े नामों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। नीरज, इससे पहले निदेशालय ने 2 बार छापेमारी की कार्रवाई की है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई है। 35 से ज्यादा लोग छापेमारी की कार्रवाई चली है जिसमें दिल्ली शामिल है, पंजाब शामिल है और हैदराबाद शामिल है।
और ये छापेमारी की कार्रवाई तौर से उन आरोपी की हो रही है जो जगह थाने आवंटित की हुई थी और बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो शराब कारोबारियों में पहुंचा था और 44 करोड़ जो लाइसेंस फीस है वो भी शराब कारोबारियों की माफ कर दी गई थी। और आपको पता भी होगा ऑपरेशन भी हुआ सरकार की पिता कहते किसी के नेता को अगर इनपुट आप पहुंचा रहेंगे तो आपको न केवल लाइसेंस मिल जाएगा बल्कि जहाँ पर भी आप दुकानें खोलना चाहते हैं शराबी चाहे वो स्कूल बन के आसपास हो वहां पर दुकानें खोलने की जो परमिशन है वो आपको मिल जाएगी। और इससे पहले अपने देखा कि समीर महंदू गिरफ्तार कर रही थी और सीबीआई ने जो हमारी से जुड़े रहे हैं उनके समीर जो प्रमुख हैं और कंपनी के शो की गए हैं उनकी मिडल निकल कर सामने आएगी और खासतौर से ये कहा जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर विजय नायर है क्योंकि विजय नायर ही प्रचार और कारोबारियों की खड़ी है और शराब कारोबारियों आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचा रहे थे। खासतौर से समीर महंदू ने आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अपडेट के लिए। और अब हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर पर जुड़ रहे हैं राजीव बब्बर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। साथ में परविंदर सेठी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, मजबूती से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत परविंदर जी। और साथ में हमारे साथ मनोज नागपाल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पहले आम आदमी पार्टी में ही हुआ करते थे लेकिन अब आम आदमी पार्टी से वो छोड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले परविंदर जी से आज शुरुआत करते हैं। परविंदर जी ये बताइए कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, संचार प्रभारी, कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और देखने के बाद उनको हिरासत में जेल में भेज दिया। ये बताइए कि इस मामले में लगता है कि अब जो है परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले एक कोशिश थी बहलाने की कि भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अदालत तो कम से कम दुरुपयोग नहीं कर रही है ना परविंदर जी? नहीं, देखिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं चाहे सीबीआई चाहे ईडी है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड डाली, उनके घर में डाली, उनके लॉकर में डाली, कुछ नहीं मिला। जिनका आप नाम ले रहे हैं विजय नायर, वो तो मीडिया का काम देखते थे, उन्होंने पंजाब का काम देखा, गुजरात का काम देखना था, उनका शराब नीति से या उस नीति से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके लिए ये कहा गया था। लेकिन सीबीआई कह रही है कि नीति बनाने से लेकर के कुछ कंपनियों तक ही सब कुछ देने के मामले में बड़ी भूमिका है विजय नायर की। नहीं, अभी सीबीआई की कोई एफआईआर दर्ज में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद द अथॉरिटीज, इस करके उनको गिरफ्तार कर लिया। आपकी सरकार है, आप जिसको मर्जी गिरफ्तार कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना अदालत का काम है। आप उनको परेशान और वो अदालत ने विजय नायर के मामले में कर दिया है फिलहाल। लेकिन अगर आप किसी निर्दोष आदमी को आरोपी जो है वो अदालत सिद्ध करेगी, अदालत में जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस तरह के जो चुनावी को देखते हुए, चाहे गुजरात का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, ये इस तरह की जो सत्ता पक्ष की जो कोशिशें हैं या संवैधानिक संस्था का मिसयूज है, ये ठीक नहीं लगता। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी नंबर 1 के तौर पर शामिल है सीबीआई की चार्जशीट में। मैं राजीव बब्बर जी के पास आता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। राजीव बब्बर जी, क्या सब कुछ ये बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके सब कुछ हो रहा है? पहले तो मैं आज सच में सेठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि अदालत में जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नॉर्मली जो है वो अदालत की बात को भी स्वीकार नहीं करते, वो तो खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं। और इनके नेता का काम है, जिन्होंने सत्येंद्र जैन को, यदि आपको पता होगा, क्लीन चिट दे दिया था, क्लीन चिट दी थी और कहा था कि भाई कुछ है ही नहीं, और देखना दूध का दूध पानी होगा। और अभी तक उनको जमानत। और थोड़ा पीछे जाइए ना, सोमनाथ भारती, जितेंद्र त्यागी, सबके मामले में ऐसा ही हुआ। सबके मामले में क्या है, सर्टिफिकेट इशू करना और दूसरे को बेईमान करना। दूसरे को बेईमान, गडकरी साहब बेईमान, अरुण जेटली जी बेईमान, इवन मजीठिया जी को, जिनको ये बोलते थे
कि वो ड्रग के सप्लायर्स हैं, उनसे भी इन राइटिंग माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं हमेशा लोगों को याद कराता हूं, क्योंकि उसका कारण है, उससे पता चलता है आदमी का कैरेक्टर क्या है, उसका किस तरीके का काम करने का तरीका है, वो झूठ बोलने में कितना माहिर है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार और झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी जैसे सेठी साहब ने कहा कि नहीं, नायर साहब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है शराब के माफिया में। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर ईडी ने सेठी साहब को क्यों नहीं पकड़ा घर आके? सेठी साहब को ही अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो इनके वक्तव्य हैं, ये सारे के सारे वक्तव्य बताते हैं कि दाल में, पहले तो लोग कह रहे थे कि कुछ काला है, अब तो समझ में आ रही है कि धीरे धीरे पूरी दाल काली है और जांच में और ज्यादा निकल कर आएगी। पहले दिन से लेकर आज तक, एफआईआर से लेकर आज तक, पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि अगस्त 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं वो सिलेक्टेड लोगों के लिए बना रहे हैं। तब ना तो सीबीआई थी, ना ईडी थी, ना तब कोई इंक्वायरी थी, ना कोई बात थी। आप तो पॉलिसी ला रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड उसको, अगर आप देखेंगे हमारे वेबसाइट पे उसकी ऑफिशियल वीडियो है, जिसमें हमने कहा कि आप चंद लोगों को, ये जो टर्नओवर का काम कर रहे हैं, चंद लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये उस दिन आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आपकी नीयत उस दिन दिख रही थी। और उसके बाद इनका वक्तव्य, राजीव जी, उसके बाद सवाल इस पर भी उठा, कि जब नहीं सर, 2 से लेके आप 2% से लेकर आप कमीशन को 12% कर लेते हो, 20,000 करोड़ के अंदर आप 2,000 करोड़ साफ कर देते हो, उसको फिर आपको आके एक आरोपी का बाप बताता है टीवी के ऊपर कि आपने उसको 12% इसलिए दिया क्योंकि आप उसको 6% आपके पास। उसके बाद भी आप कहते हो नहीं जी इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा खेल कर दिया आपने, लौटता हूं फिर आपने पॉलिसी वापस क्यों लिए? वही सवाल मैं कर रहा था कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि बड़े घबरा कर आनन फानन में पॉलिसी वापस ली। हमारे साथ पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के मनोज नागपाल जी भी हैं, जो इस मामले में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस चीज को सामने लाने में। मनोज जी, ये बताइए कि क्या ये जो बता रहे थे कि दाल काली है, आपको वो दाल दिखने लगी थी क्या, काली दाल, जो कि आप वहां से निकल गए इस चीज से? मेरे को तो काफी पहले ही, जिस दिन मेरे इलाके में जब शराब की दुकान खुलने लगी, और उस दुकान को खोलने में जितनी जल्दी हो रही थी, जैसे 18 अप्रैल की इनकी सर्वे रिपोर्ट, 19 अप्रैल का ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जिस तरीके से रेस लगी हुई थी ज्यादा से ज्यादा वाइन शॉप खोलने की, तो मैं उसी दिन समझ गया था कि अब कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और राजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, दाल में काला ही काला, दाल नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर, और काला ही काला। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। असल में हुआ क्या था कि कोविड के दिनों में जब सब कुछ बंद था ना जी, उसके बाद जब सबसे पहले वाइन शॉप्स खुली, तो जो उस पे भीड़ हुई, वहां से इन लोगों के मन में एक लालच सा आ गया कि क्यों ना कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि इतना मोटा धन कमाया जाए और किसी को पता भी न चले। उस वक्त से ये पॉलिसी डिजाइन करने में लगे थे, क्योंकि शराब इतनी बिक रही थी दिल्ली में। जी। तो इन्होंने एक इस तरह से पॉलिसी तैयार की कि ज्यादा से ज्यादा दुकाने खोलेंगे। अच्छा, इसी क्रम में वो भी चर्चा थी क्या कि ऑनलाइन सप्लाई करवाएंगे, ऑनलाइन सप्लाई कराएंगे, शराब बेचेंगे। इनका बस चले तो छोटे छोटे बच्चों को दूध के बजाय शराब की बोतल पकड़ा दें। शराब मतलब शराब शराब शराब, चारों तरफ शराब, घर के कोने पे जाओ शराब, मार्केट के नुक्कड़ पे जाओ शराब की दुकान। इस प्रकार से इन्होंने एक पॉलिसी डिजाइन की, और पॉलिसी के अंदर केवल उन लोगों को एंट्री दी गई जो इनके चाहते थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा कैप लगाया कि 150 करोड़ रुपए टर्नओवर का कैप लगा दिया कि इससे छोटी कोई कंपनी आएगी नहीं, ताकि इनकी मर्जी की कंपनियां आ सके। वहीं एयरपोर्ट पे एक कंपनी थी जो 250 करोड़ देना चाहती थी, वहां पर वो उनको सूट नहीं करती थी ना, तो 150 करोड़ वाली को ले ली। तो इस तरह से इन्होंने, मुझे ना अंग्रेजी शासनकाल की याद आ रही है कि मैं तो था नहीं उस वक्त, लेकिन किताबें मैंने पढ़ी। तो अंग्रेजों को जब भी भारतवासियों को लूटना होता ना, तो वो एक पॉलिसी डिजाइन करते थे, एक कानून बनाते थे कि किसी भी भारतीय की बैलगाड़ी अगर यहाँ से निकलेगी तो उससे इतना एक हम टैक्स ले लेंगे। मैं लौटता हूं। तो इसी तरीके से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी शराब पहले बेचेंगे, फिर 12% का टैक्स लेंगे, फिर 6% खाएंगे। लेते हैं इस पर जवाब। एक किताब का आपने जिक्र किया, एक किताब का जिक्र अन्ना जी ने भी किया था, स्वराज का। उन्होंने कहा था कि स्वराज में जो बातें लिखी उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं। परविंदर जी, ये मनोज नागपाल जी आम आदमी पार्टी में ही रह चुके हैं और बड़ी भूमिका में रहे हैं, इनका मोह भंग हो गया वो काली दाल देख करके। ये बताइए कि जो एक कोशिश है झुठलाने की, वो कोशिश अब बेनकाब होती जा रही है। परविंदर जी, मनोज नागपाल जी तो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं सर, उसके बाद आम आदमी में गए हैं। अब वो दो नाव में सवार हैं, एक पैर उनका आम आदमी में है, दूसरा बीजेपी में है। आप तो नहीं है, आप तो नहीं है आम आदमी पार्टी में।
उनकी परिस्थिति अलग है। मेरे बारे में मेरे से ज्यादा ये लोग जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। ये माननीय अकाली दल में अवतार सिंह हिज्जी का चुनाव लड़ा था, ठीक है, हम लोग व्यक्तिगत ना, लेकिन वो व्यक्तिगत मामले हैं। मैं दोनों पार्टियों को देख चुका हूँ सर, मैं आम आदमी हूँ, मेरे को आम आदमी रहने दो। और आम आदमी की जेब काटी है इन लोगों ने, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत नहीं होते हैं। बोलिए परविंदर जी, बोलिए। हाँ, इन्होंने जो शराब की डिटेलिंग करी है वैसे नहीं होता, एक्साइज पॉलिसी पहले बनती है। एक्साइज पॉलिसी जब बनी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया एलजी के द्वारा। यही एक्साइज पॉलिसी पंजाब में इम्प्लीमेंट हुई है और बहुत बढ़िया पॉलिसी है। लेकिन एक बात सही ना, जो इलीगल शराब जो कच्ची कॉलोनी में, आपको पता है 1200-1500 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर जहां पे इलीगल और जहरीली शराब है, जिससे कई हादसे होते थे। जिस प्रकार गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ की ड्राई स्टेट होने के बावजूद शराब का वहां पे व्यापार है, और जहां पे ये देखिए परविंदर जी, ये तर्क नहीं, मुझे लगता है कि ये तर्क गले इसलिए नहीं उतरती है कि बताइए किसी चीज की अगर स्मगलिंग होती है तो आप उसको एकदम आसानी से उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। वो तो कानून तोड़ने वाले स्मगलिंग करते हैं हर जगह। आम आदमी के लिए बनी है सीबीआई, वही मैं कह रहा हूँ। राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपने गुजरात की बात उठाई, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए राजीव जी संक्षेप में। देखिए ऐसा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे, तो इसलिए बात करने में वो मजा नहीं आ रहा। मेरा जो प्रश्न है, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, आपने 2 से 12% क्यों किया? इसका कोई उत्तर देता है? और वो कोई छोटा अमाउंट है, 2000 करोड़ का सीधा अमाउंट है जी। आपने 144 करोड़ रुपए कोरोना में दुकानदारों के मिनिमम चार्जेस तो आप माफ नहीं करते हो, कमर्शियल मीटर्स के आप दुकानदारों के मिनिमम पानी के तो आप माफ नहीं करते हो, और शराब का 144 करोड़ माफ करते हो, और आप कहते हो नहीं इस पे कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आप जैसे अभी मनोज जी ने जिस बात को उठाया कि आप एक जगह पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेके क्यों दिए? जी, परविंदर जी ने उंगली उठाई, जवाब देने के लिए संक्षेप में ले लेते हैं जवाब। दीजिए, एक भी उत्तर तो दीजिए कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने दिए। परविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। अब जब आप चोरी करोगे और सीबीआई आपके पीछे जाएगी और फिर ईडी आपके पीछे जाएगी और फिर तुम कहोगे कि जी नहीं हमें तो जी जानबूझ के पकड़ा जा रहा है। बोलिए परविंदर जी, मनोज जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए थी वो 5 करोड़ हो गई, जो 8 लाख रुपए थी वो 10 करोड़ रुपए हो गई। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं महाराज। सेठी साहब सुनिए, आप समझदार आदमी है, सुनिए सेठी साहब, यही तो है, यही तो खेल है, यही तो पैसा का खेल हुआ है, यही तो मोटा पैसा पंजाब का है, ठीक है, यही तो मोटा घोटाला है, यही तो मोटा घोटाला है भाई साहब। प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपए मनोज जी इस मामले में अब शराब की बात ना करके बाकी सब बातें करेंगे। कोरोना काल के अंदर जो व्यापारियों के साथ हुआ, छोटी सी टिप्पणी मनोज जी इस मामले में अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? सर आगे तो उत्तर है नहीं। एक आम आदमी होने के नाते, ना कि आम आदमी पार्टी होने के नाते, आम आदमी होने के नाते मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी दोषी है, अगर मैं भी उसमें दोषी हूँ तो तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत जेल के पीछे जाएं। और ईडी अपना काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, अदालत काम कर रही है, और इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ कुछ नहीं है, जैसे इनकी अपनी सांठगांठ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे राजीव बब्बर हो, चाहे सेठी साहब हो, जिसने भी गलत काम किया कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है और अदालत भी देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या क्या होता है। परविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए थे और हमने इस पर चर्चा की, और देखते हैं कि इस मामले में ये जो पूरा मामला है ये अब कानूनी अदालती हो रहा है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर जो है वो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई है। और ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर यह है कि बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर जिला अदालत सुना सकती है फैसला। मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा मानते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक आधार पर जांच की मांग की थी, और मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली महिलाओं ने भी शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वर्षों से जिला अदालत में लंबित ज्ञानवापी मामले में सितंबर में कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष के अपील को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल इस मामले में सुनवाई योग्य नहीं होने के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किया था, जिसे अदालत ने खारिज किया। मुस्लिम पक्ष का तर्क यह रहा है कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड से संचालित है, इसीलिए इस विवाद पर फैसला देने का अधिकार सिर्फ वक्फ को ही है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है
कि हजारों साल की काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से है और चल अचल संपत्ति बाबा विश्वेश्वर की है। बाबा विश्वनाथ के प्रति काशी में लोगों की अपार आस्था है, लेकिन सामाजिक समरसता भी यहाँ की मर्यादा है, यहाँ की पहचान है। जाहिर है कोर्ट के फैसले से शिवलिंग की स्थिति को लेकर कार्बन डेटिंग जांच कराने से चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कहा है इस मामले से जुड़े वकील ने, पहले उसे सुन लेते हैं। बिल्कुल यह लक्ष्य है जो बचा हुआ तहखाना है, जिससे हमारा जो है शिवलिंग है, जो हमारी नंदी है, उनको भी गौरव बहाल हो सके। तो सोहन लाल जी को आप सुन रहे थे, और इस मामले में जो श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं जिन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। जो भी बाबा का जो शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहे फवारा है, हम लोग कह रहे शिवलिंग है, इसकी भी थ्योरी मतलब समाप्त हो। मतलब दोनों पक्ष आपस में कह रहे हैं जो भी हो, इससे क्या है कि जो मतलब कार्बन डेटिंग है, जो भी मतलब बिना बाबा को छुए जो भी पद्धति से इसका हो सकता है वो करवाएं। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ जी का वो शिवलिंग है वो जरूर प्राप्त हो उनको, और नंदी बाबा की इच्छा तपस्या कंप्लीट हो। तो ये याचिकाएं हैं जिस पर कि फैसला आ सकता है। और क्या है मामले की ताजा स्थिति अदालत में, विकास सिंह वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अपडेट लेकर। विकास, जो ये बात है कि फैसला आ सकता है कार्बन डेटिंग को लेकर के, तो क्या अपडेट है? क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक ये फैसला आ सकता है, या इस मामले में आज फैसला आने की संभावना है क्या? जी बिल्कुल, आज फैसला आ सकता है। और अभी फिलहाल अगर अब बताऊं आपको तो जिला जज की अदालत में सभी वादी पक्षकार लोग पहुंच चुके हैं और मामले में यहां पर सुनवाई चल रही है। उम्मीद की जाती है कि कुछ ही देर बाद इस मामले से जुड़ा फैसला आ जाएगा। यकीनन एक महत्वपूर्ण फैसला होगा कार्बन डेटिंग को लेकर, और क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, वैज्ञानिक परीक्षण होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी स्पष्ट हो जाएंगी, उसकी प्राचीनता के बारे में तमाम सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने का मानना है कि आज अदालत इस पर जरूर फैसला देगी और कहीं न कहीं वैज्ञानिक परीक्षण के बाद काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। यकीनन इस मामले में जिस तरीके से हमने देखा कि वैज्ञानिक परीक्षण की जो बात हो रही है, इससे पहले 12 तारीख को इस मामले पर कोर्ट ने एक फैसला दिया था, बड़ा फैसला दिया था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चालू है इस समय। और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इस मामले पर जब फैसला आ जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वहाँ पर तमाम चीज़ों का जो शिवलिंग मिला था या अगल बगल जी लालचंद, हमारे पास एक खबर आ रही है, चूंकि इस मामले में यहाँ पर 2 वकीलों की मौत हो गई थी यहाँ पर आज, तो इस मामले में मामले की जो फैसला है वो आगे की डेट जी उसकी 11 तारीख डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो इस मामले में अभी पुष्ट खबर आ जाएगी, क्योंकि इस मामले पे आज यहाँ पर कंडोलेंस था लालचंद, तो यहाँ पे 2 वकीलों की मौत के कारण, तो इस मामले पे आज फैसला ना होकर अगली डेट कोई पड़ जाएगी। संभवतः 11 तारीख जो है कह रहे हैं डेट दी गई है 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को अब इस मामले में फैसला आएगा। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह हमें अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर क्योंकि 2 वकीलों की मौत हुई थी, तो उसके चलते आज का जो फैसला आना था उसकी संभावना है कि अब 11 अक्टूबर को ये फैसला आएगा। विकास, इस मामले में हालांकि पुष्टि आप थोड़ी देर में कर पाएंगे, लेकिन ये बताइए कि ये जो कार्बन डेटिंग का फैसला था, इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी? जी बिल्कुल, इस मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी थी। सभी पक्षकारवादी अपनी बात कह चुके थे और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जिसको आज आना था। लेकिन चूंकि ये 2 वकीलों के कारण यहाँ पे कंडोलेंस था, तो इसलिए वजह से आज यहाँ पर ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा और अगली डेट जो है कह रहे हैं इसमें 11 तारीख को ये फैसला आ जाएगा। फैसला पहले से ही सुरक्षित कर लिया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये तब, जबकि जो है कह रहे हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर जब वहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी, चाहे वह SI का सर्वे हो, चाहे जूलॉजिकल सर्वे हो, तमाम जो है कह रहे हैं चीज़ें जब ऐसी आएंगी तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है कह रहे हैं बातचीत करा सकें, जो है कह रहे हैं हमारे साथ। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हम संशय में थे और ये संशय दूर करना चाहते हैं कि क्या शिवलिंग के साथ छेड़छाड़
होगी या जिस तरह के परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो, किसी की आपत्ति न हो, उसका निवारण किया जाए और आप लोग अपना पक्ष रखिए। तो उस बात को हमने विस्तार पूर्वक रखा जी। तो इस मामले पर जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था वो कब आएगा? नहीं, फैसला अब 11 के बाद ही, उस दिन 11 को सुनेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय। जैसा कि जो है ये अधिवक्ता बता रहे थे वादी पक्ष के कि अभी फिलहाल इस मामले पे अभी कुछ सुनवाई अभी जारी है। आज उन्होंने फिर से जो है कह रहे हैं पक्ष को सुना है, तो इस मामले की अगली तारीख 11 तारीख रख दी गई है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात थी यहाँ जो वादी पक्ष है, हिंदूवादी पक्ष है, उनकी तरफ से ये भी बात कही गई थी कि शिवलिंग में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न की जाए। यथा स्थिति सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि इस वहां पर यथा स्थिति बरकरार रहे, तो बिना कोई नुकसान पहुंचाए किस तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, इन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है, उसी पर ये आदेश आएगा जी। और ये जो ज्ञानवापी में जो ये शिवलिंग मिलने की बात है, अगर इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई है तो जाहिर सी बात है कि असलियत का पता लगाने के लिए इसकी मांग की गई है। तो जो दूसरा पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है, उसने कार्बन डेटिंग का किस आधार पर अपने तर्कों में, अपनी दलीलों में विरोध किया है? विकास, उनका ये मानना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घटना वहां पर यथा स्थिति बनाए रखने की बात कही गई थी। चूंकि कार्बन डेटिंग के तरीके हैं, या तो उसको खुरच के जो है किया जाता है, या केमिकल लगा के किया जाता है, लेजर के द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं माना यह जाता है उनकी तरफ से कि जो होता है किसी प्रकार की कोई नुकसान ना आने पाए। तो उनका ये कहना था कि इसी आधार पे जो है कह रहे हैं नहीं करा सकते, ये आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसके और भी आधार हो सकते हैं। वहां पर वहां के आसपास की चीजें, जो शिवलिंग पाया गया उसके आसपास की जगहों पर तमाम सारी सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। इन सब चीजों पर वैज्ञानिक परीक्षण किस तरीके से एसआई करेगा, जूलॉजिकल सर्वे करेगा, ये सब चीजें, तमाम चीजें एक पक्ष का दावा है कि ये हो सकती हैं वहां पर, और बिना शिवलिंग को, बिना किसी वहां की वर्तमान स्थिति में बिना कोई छेड़छाड़ पहुंचाए किस तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, इस बात पर जो है कह रहे हैं अब फैसला आएगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता विकास ने खास तौर पर ये बताया कि, और इस वक्त आप ये वहां के वकीलों की बातें सुन रहे हैं। विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील। तो काफ़ी गहमा गहमी है वहाँ पर मीडिया के लोगों की और वहाँ पर उपस्थित लोगों की। और हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु जैन हैं वो मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन हमारे संवाददाता ने जो बात कही है कि वहाँ पर क्योंकि 2 वकीलों का निधन हुआ था तो उनको श्रद्धांजलि दी गई, और इस वजह से जो 11 अक्टूबर की तारीख को अब इस मामले में अदालत की तरफ से कोई फैसला आ सकता है। यानी कि जो वजूखाने में शिवलिंग मिला है उसके कार्बन डेटिंग को लेकर के जो फैसला आज आने की संभावना, जिस फैसले की थी, वो संभावना अब 11 अक्टूबर को है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें क्या कुछ खास है, तो कांग्रेस और क्या उसका मकसद है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मिशन 2024 ही है सबसे बड़ा मकसद। तमिलनाडु से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में 18 दिन रही और उसके बाद अब कर्नाटक में है इन दिनों। उदयपुर के चिंतन शिविर में जो मूल रूप से प्रस्तावना थी उसमें यह बात थी कि भारत जोड़ो यात्रा में राज्यों के विपक्षी दलों को साथ लिया जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों ने कन्नी काट ली है, वो अनुपस्थित हैं और अब परिवार के लोग ही दे रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में साथ। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार के साथ सोनिया गांधी ने भी कल पदयात्रा की। दोनों नेताओं में मचे घमासान के बीच कांग्रेस की एकता को प्रदर्शित करने की यह पहल थी। यह सवाल उठता है, कर्नाटक में अगले साल चुनाव है, यात्रा का रूट उन्हीं इलाकों से बनाया गया है जहां कांग्रेस का पुराना आधार है। सोनिया गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल की इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में
सवाल यह है कि यात्रा में शामिल हुए जो सिविल सोसाइटी और प्रोग्रेसिव लोगों की बात थी, उनकी मौजूदगी कहां गुम हो गई? क्यों नहीं नजर आ रहे वो लोग? कांग्रेस ने यात्रा के जरिए जनाधार को बढ़ाने के लिए ही इवेंट मैनेजमेंट की ये तरकीब निकाली, ये भी सवाल उठ रहा है। और इस बीच कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए हो रहा चुनाव अब चर्चा से गायब है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर हालांकि मैदान में डटे हुए हैं चुनाव के लिए, नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि बिना आला कमान की मर्जी के क्या कांग्रेस के डेलीगेट्स अपना वोट कर सकते हैं? पीछे की बातों को देखा जाए तो लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं इसको और ज्यादा अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के जरिए, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पहले बात थी कि विपक्षी दलों को साथ लिया जाएगा और वो नजर आएंगे भारत जोड़ो यात्रा में। फिर बात हुई कि नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, एनजीओ के लोग होंगे, तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग होंगे। अब वो भी नदारद नजर आ रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रमुख रूप से जो नेहरू गांधी वाड्रा परिवार है वही मोटे तौर पर शामिल हो रहे हैं। उसी के सहारे ये यात्रा आगे बढ़ रही है क्या? जी, आपने बिल्कुल अपनी जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें आपने एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। ये सही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इवेंट मैनेजमेंट है और इवेंट मैनेजमेंट में ये होता है कि कम से कम उसको हर दिन उस इवेंट में एक कोई स्टार लाना पड़ता है, उसमें एक क्लाइमेक्स लाना पड़ता है। और इस क्लाइमेक्स को देखते हुए आप अगर देखेंगे कि कल जैसे सोनिया गांधी कर्नाटक की इस यात्रा में आप कह सकते हैं कि एक सांकेतिक ही थी, वो कम से कम आधे घंटे पैदल चली, लेकिन उनके चलने का एक फायदा ये हुआ कि कर्नाटक में जो कांग्रेस के अंदर में जो अंतरकलह था, चाहे वो डीके शिव कुमार की बात आप कह रहे हो या सिद्धिरमैया की बात कर रहे हो, तो वो दोनों कम से कम साथ चलते हुए दिखे। तो कम से कम उस जगह पे उन इलाकों में एक मैसेज गया कि कांग्रेस जो कर्नाटक में अभी तक लड़ रही थी वो कम से कम अभी एक साथ दिखने की कोशिश कर रही है। तो ये जो बात फैक्ट है कि कांग्रेस की जो भारत यात्रा है उस यात्रा का अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग मायने हैं। जैसे केरल में इस यात्रा का अपना एक और ऑब्जेक्टिव था, तमिलनाडु में आते आते केरल में आप देखें कि यात्रा का एक रंग बदल गया है। यही चीज अब कर्नाटक में आते आते आप ये देखिए कि जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि उस रिपोर्ट में कि अभी वो प्रोग्रेसिव लोग कहाँ गए? वो सारे एनजीओ के लोग जो कह रहे थे कि यात्रा को कोई लीड नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ये बात पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए कि वो यात्रा को नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, बस हम यात्रा में साथ है। तो अचानक आज कर्नाटक में आते आते ये यात्रा जो है क्यों राहुल गांधी की यात्रा हो गई और क्यों कांग्रेस की यात्रा बन गई? आज अगर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया सीधे राहुल गांधी के साथ दौड़ रहे हैं और वो रेस में दिखा रहे हैं कि हम अभी भी जवान हैं, जो एक चैलेंज डीके शिव कुमार से है कि सिद्धिरमैया आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ दौड़ रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मैदान में डटे हैं, रेस में। तो ये सारी चीजें ये है कि वो एक हर लोग अपने अपने तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां ये यात्रा जाएगी उस स्टेट के जो पॉलिटिकल कंपल्सन है उस हिसाब से आपको यात्रा का कलर दिखेगा। लाल जी। और इस बीच में जो अध्यक्ष के चुनाव वाली बात, बीच में तो बहुत सारी चर्चा हुई कि शशि थरूर को मनाने की कोशिश हो रही है ताकि खड़गे जी सर्वसम्मति से बन जाए, हालांकि वो माने नहीं, लेकिन वो वाली चर्चा थोड़ी लगता है हाशिए पर चली गई हो। क्या कांग्रेस ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, बड़ी रणनीति के साथ उस चर्चा को हाशिए पर धकेला है क्या? लालू, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया है कि अब ये है कि कांग्रेस में जो 9,500 के डेलीगेट्स हैं पीसीसी के और सारे डेलीगेट्स, कई जो आप कह सकते हैं कि वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी में भी जो डेलीगेट्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं जिस मेंबर में जहां पे चुनाव ही नहीं हुए 20-25 साल से, जब से सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं, अभी वो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, तो आप देखिए कि जब चुनाव एआईसीसी का नहीं हुआ, डब्ल्यूसीसी का नहीं हुआ, तो आप ये पीसीसी का नहीं हुआ, तो उस चुनाव के बीच में जो ये सारे डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स में मैक्सिमम नॉमिनेटेड है, वो वोट देने आ रहे हैं। आज अगर आप देखिए कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी गुजरात में हैं, वो अब 10 स्टेट का वो दौरा करेंगे, पीसीसी को अपने लिए कन्विंस करेंगे। शशि थरूर जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमें अध्यक्ष पद के लिए हमें सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है और हमें जब नॉमिनेशन हमने ये किया है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से हम योग्य हैं। तो अलग अलग बात है, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कंपटीशन में शशि थरूर को अपने केरल में भी क्या वो 5 डेलीगेट्स के वोट पे मिल पाएंगे उनको?
जब शशि थरूर को नॉमिनेशन करने के साथ ही केरल के सारे पीसीसी मेंबर ने कहा कि हम उनको नेता नहीं मानते, हमारा नेता राहुल गांधी है। तो इस उम्मीद से आप कह सकते हैं कि जो आला कमान के डेलीगेट्स का जो इशारा होगा, जिनके लिए आला कमान की उसमें रजामंदी होगी कि किनको इसमें किया जा सकता है, ये भी आप कह सकते हैं ये अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट है। जो कांग्रेस में जो अभी तक ये आरोप लगता रहा था, चाहे बीजेपी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, वंशवाद के आरोप लगा रहे थे और एक परिवार में ये पूरे पार्टी को एक कैप्चर दिखा रहे थे, उनकी ये कोशिश है कि कम से कम ये कांग्रेस पार्टी कम से कम लोगों के बीच में एक डेमोक्रेटिक पार्टी देखे और उसमें भी एक इंटरनल चुनाव है, संगठन में चुनाव है, ये बात कम से कम इलेक्शन कमीशन के नजर में आए, लोगों की नजर में आए, और ये सारी उसी की एक कवायद है। लालचंद जी, एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या कांग्रेस का जो मकसद है वो मिशन 2024 है, और यही वजह है कि जिन दूसरे दलों को साथ लेने की कोशिश हो रही थी उन दलों ने इसको कांग्रेस का मिशन 2024 मान करके कन्नी काट रखी है क्या? लाल जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल ये है कि अभी कांग्रेस को जो छोटी छोटी राजनीतिक दल है या रीजनल जो पार्टियां हैं, अगर वो अपने थर्ड फ्रंट के लिए अभी मूव में, चाहे ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी का अपना एम्बिशन है नेशनल फ्रंट के लिए। तो ममता बनर्जी जब यूपीए को अभी एग्जिस्ट में ही नहीं मानती है कि यूपीए कोई है ही नहीं। आप केसीआर को देखिए, वो बार बार कह चुके हैं कि हम एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, हम अलग से अपना एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे। तो कांग्रेस के साथ में संकट ये है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ में अलायंस में खड़ी होते हुए दिखेगी। तो अब ये सवाल है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी का, वो उनके नेतृत्व को बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इमेज के साथ साथ राहुल गांधी के एक रीलॉन्चिंग भी है। अब राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश में आप ये देखिए, पहले दौर में तो कोशिश हुई थी कि सारे विपक्ष के दल उनके साथ आएंगे, लेकिन विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष की जो पार्टियां थी, उन्होंने समझ लिया था कि इससे उनको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, तो वो उनसे किनारा कट गए। तब इसके बाद वो प्रोग्रेसिव लोग, योगेंद्र यादव हैं या बाकी जो प्रोग्रेसिव लोग सो कॉल्ड अपने को बताते हैं, उन लोगों को जोड़ा गया। 150 से ज्यादा लोग हैं उनकी टीम। तो वो सारे लोगों के साथ में ये किया गया कि राहुल गांधी का एक तरह से रिलॉन्चिंग किया जा रहा है। एक तरह से उनका आप कह सकते हैं कि एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज था कि देश के मीडिया में या पूरी चर्चा में राहुल गांधी एक अलग नजरिए से लोग देखना शुरू करेंगे। लेकिन अब उस इवेंट में आप देखिए कि अब इस इवेंट में सोनिया गांधी जुड़ गई, अब इस इवेंट में आज प्रियंका गांधी जुड़ गई। तो ये लास्ट में आते आते ये कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा जो एक नॉन पॉलिटिकल कहा जाता था, ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की भारत यात्रा बन गई है। और जाहिर सी बात है, जो आपने सवाल पूछा मिशन 2024 का, तो डेफिनेटली ये मिशन 2024 का रिफ्लेक्शन आपको इस यात्रा में अब दिखने लगा। बिल्कुल। और कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की यात्रा, राजनीतिक यात्रा, सिर्फ कांग्रेस की यात्रा, और अब तो गांधी नेहरू वाड्रा परिवार की यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए थे। और अब एक और बड़ी खबर लेते हैं, और ये खबर बहुत ही काम की है। दरअसल ये बात है उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना को लेकर योगी सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लिया है और राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों के गड्ढे भरकर गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। बरसात के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का यह निर्देश आया है। दरअसल सड़क के बीच जो गड्ढे बने हैं उसी से उत्तर प्रदेश में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले कानपुर में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली की दुर्घटना भी गड्ढे में ट्रॉली पलटने के कारण ही हुई थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। दरअसल इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन की जो तैयारी थी उसकी समीक्षा चल रही थी, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह हिदायत दी है। अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने कहा, बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के मामलों में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय किया जाए और सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर योजना बनाने का भी निर्देश दिया है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जिन्होंने इस खबर पर रखी है नजर, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, हमने देखा कि बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेकर बड़े ही कड़े निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सड़कों का गड्ढा वहां के अफसर जल्दी से जल्दी गंभीर होकर भरेंगे। रामेंद्र, देखिए लालचंद, केवल सड़क दुर्घटना का नहीं, क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं उनमें मानवीय भाव से उनके साथ खड़े होते हैं और उसमें दुखी होते हैं, क्योंकि लगातार जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, ट्रैक्टर से जो दुर्घटनाएं हुई हैं, और ये दुर्घटनाएं ऐसी, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसको हम देख रहे थे तो तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां दुर्घटनाएं हो रही है। ये बड़ी दुर्घटनाएं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं लालचंद, वो दुर्घटनाओं का हम जिक्र नहीं करते जो छोटे छोटे गड्ढों को लेकर के मोटरसाइकिल या दो पहिया वाहन सवार किस तरीके से एक दूसरे को बचाते हुए निकलते हैं और चोट खा जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी सड़कें हैं 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किए जाएं, क्योंकि सड़क केवल ये नहीं कि इसके कारण दुर्घटनाएं हो रही, सड़क पर और ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है उसका भी नुकसान होता है और तेजी से नहीं चल पाते हैं। तो दोनों कारणों से कठोर निर्णय लिया है। और कानपुर वाली घटना में तो स्वयं उसके घर गए, जो जिस परिवार के लोगों की मृत्यु हुई थी, अस्पताल गए, उन्होंने कहा कि बड़ी दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जाना चाहिए। तो उसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया कि ट्रैक्टर से सवारियां नहीं ढोई जाएंगी, जो लोडर है उनसे सवारियां नहीं ढोई जाएंगी, सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ से मुख्यमंत्री तैयारी कर बैठे हैं कि इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जाए, कि आने वाला जो मौसम है वो सर्दी का होगा, कोहरा होगा उत्तर प्रदेश की, जानते हैं आप। तो उन परिस्थितियों में दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, प्रायः बड़ी दुर्घटनाएं कोहरे के मौसम होती थी। तो उसको लेकर के अभी से एक तैयारी बनी है जिस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जी, और क्या राज्य में इस बार जो बारिश है उसकी वजह से कुछ ज्यादा सड़कों को नुकसान भी हुआ है क्या रामेंद्र, कुछ हिस्सों में? देखिए क्या होता है लालचंद जी, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है इसमें बहुत सारे ऐसे ही थे जो ऊसर वाले क्षेत्र हैं। तो जब जब बरसात होती है तो जो बड़ी कनेक्टिविटी की सड़कें बनी उनको छोड़ दीजिए, तो छोटी जितनी सड़कें हैं वो टूट जाती हैं, क्योंकि नीचे उसरीली मिट्टी होती है, जो दलदल होती है वो टूट जाती है। तो उन सड़कों पर रिपेयरिंग तुरंत बाद करनी ही पड़ती है और उन सड़कों में भी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये इस वाले हिस्से में तो जरूर काम चलेगा। जो नेशनल हाईवे है, जो NH है, जो स्टेट हाईवे है, वो ठीक से बनाए गए, वो नहीं टूटते हैं, लेकिन ऊपरी लेयर सतह टूटती है, तो उसकी रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। जो स्टेट हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, उन पर भी काम चलाया जा रहा है, क्योंकि बरसात के कारण ये क्षति होती है लालचंद जी। ये एक और नमूना कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का, जिसमें कि वो बिल्कुल सख्त होते हैं ऐसे मामलों में और बड़ी गंभीरता से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।